सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा, और इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। उनकी नौकरी का भी अधिकांश समय राजस्थान में ही बीता। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे अब भोपाल में रह रहे हैं और यहाँ वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। प्रमुख रचनाएं। स्वयं प्रकाश जी अपने समय के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। इनके प्रमुख उपन्यास में बीच में विनय और ईंधन प्रमुख हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार एवं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय एवं लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार के स्वर भी हैं। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रसिद्ध खड़ी बोली में अपनी लेखनी की। तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, देशज आदि के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। उनके छोटे छोटे वाक्यों में कुटिलता है। हास्य एवं व्यंग्य शैली उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। तो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की कहानी है, जिसमें कहानी के नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि मन में श्रद्धा एवं देशभक्ति की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने स्तर से देश की सेवा कर सकता है। उसे अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं नेताजी चश्मा पाठ की ओर। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में।
पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कठिन शब्दों के अर्थ। हालदार साहब का अर्थ होता है हवलदार साहब। कस्बा का अर्थ होता है थोड़े से आबादी वाला शहर। ठो का अर्थ होता है दो। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। लागत अनुमान का अर्थ होता है बनने वाली मूर्ति के खर्च का अंदाजा। उपलब्ध बजट का अर्थ होता है खर्च करने के लिए जितनी राशि पास में है। ऊहापोह का अर्थ होता है दुविधा। शासनावधि का अर्थ होता है शासन करने की अवधि। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। पटक देना का अर्थ होता है जैसे तैसे पूरी कर देना। इस कहानी में स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। उसमें एक बाज़ार था, उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो नगर के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य भी करती रहती थी, जैसे कभी सम्मेलन करवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी इत्यादि बनवा देती थी। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और यह कहानी जो है नेताजी का चश्मा, यह उसी प्रतिमा के बारे में है। आगे लेखक कहते हैं कि सरकारी विभाग में उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण उस मूर्ति की लागत अनुमान के लिए बहुत समय चिट्ठी पत्री और ऊहापोह में बर्बाद हुआ और आखिर में जा कर के उसी कस्बे के एक इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को उस मूर्ति को बनाने का कार्य दिया गया और मोतीलाल जी ने भी 1 महीने के अंदर मूर्ति बना करके देने का निश्चय किया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। कठिन शब्दों के अर्थ। संगमरमर का अर्थ होता है सफ़ेद चमकता पत्थर। कमसिन का अर्थ होता है सुंदर। सराहनीय का अर्थ होता है प्रशंसा करने योग्य। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। खटकती का अर्थ होता है बुरी लगती। इस गद्यांश में लेखक स्वयं प्रकाश ने नेताजी की मूर्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि वह मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची,
जिसे बस्ट कहते हैं। वह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसिन और फौजी वर्दी में। जब भी नेताजी की मूर्ति मन मस्तिष्क में अंकित होती है तो उनकी फौजी वर्दी वाली मूर्ति ही अंकित होती है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके दिए हुए नारे थे जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए थे। यह नारे याद आने लगते थे। लेकिन मूर्ति देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उस मूर्ति में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी जो खटकती थी। वह थी नेताजी की मूर्ति पे उनका चश्मा नहीं था। मूर्ति तो थी, लेकिन उस मूर्ति पर नेताजी की जो पहचान होती है उनका चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। दुर्दमनीय का अर्थ होता है जिसे दबाना कठिन हो। तोंद का अर्थ होता है पेट। बत्तीसी का अर्थ होता है खुले दांत। इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम नेताजी को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया का अर्थ होता है देखा। उन्होंने हालदार साहब ने इसे देखा और उनके चेहरे पर एक कौतूक भरी मुस्कान फैल गई। कौतूक का अर्थ होता है कौतूहल। उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल का, चश्मा असली का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उसी मूर्ति के विषय में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर के यह कस्बे के नागरिकों का प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद काठी का नहीं है, उस भावना का है, अर्थात देशभक्ति की भावना का है कि कम से कम लोगों के मन में यह भावना तो आई कि इस कस्बे में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति होनी चाहिए। तो उस देशभक्ति की भावना की बात है, नहीं तो आजकल देशभक्ति भी लोग मजाक समझने लगे हैं। लेकिन दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में फिर कुछ अंतर दिखाई देता है। इस बार अंतर यह था कि मूर्ति तो वही थी लेकिन चश्मा दूसरा था। पहले मोटे चौड़े फ्रेम चौकोर चश्मा था और अब तार वाला गोल फ्रेम का चश्मा था। हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ गया और अपने मन में सोचते कि क्या आइडिया है।
मूर्ति कपड़े तो नहीं बदलती है, लेकिन चश्मा हर बार बदल लेती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अर्थात जब जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो हर बार नेताजी की मूर्ति तो वही रहती, लेकिन उन पर लगे हुए चश्मे में परिवर्तन रहता। तो उनका कौतूहल बहुत बढ़ गया और वह उस कस्बे में पान की दुकान वाले दुकानदार से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हमेशा बदलता रहता है, कैसे चश्मा बदलता रहता है? तो पान वाला, जिसके मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह पान की पीक नीचे थूक कर कहता है कि साहब, यह सब कुछ कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात वहाँ उस कस्बे में एक कैप्टन चश्मे वाला होता है जो हर बार नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग तरह का चश्मा फिट कर देता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पे लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। गिराक का अर्थ होता है ग्राहक, चौखट का अर्थ होता है फ्रेम, बिठा दिया का अर्थ होता है लगा दिया, आहत का अर्थ होता है दुखी, फिट करना का अर्थ होता है लगा देना, दरकार का अर्थ होता है इच्छा होना, द्रवित का अर्थ होता है पिघलना, करुणा से भर जाना, पीक का अर्थ होता है पान की थूक। इस गद्यांश में लेखक स्वयं प्रकाश आगे कहते हैं कि पान वाला बताता है कि साहब, यह जो मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है यह कैप्टन चश्मे वाला करता है। लेकिन लेखक की समझ में यह बात नहीं आता है, वह फिर से पान वाले से समझना चाहता है। तो पान वाला कहता है अपनी भाषा में कि कोई, मान लो कोई ग्राहक आ गया तो कैप्टन चश्मे वाला, उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन चश्मे वाला उसको चौड़े चौखट का चश्मा देता है और नेताजी की मूर्ति पर से वह चौड़े चौखट वाला चश्मा लेकर के उस ग्राहक को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर एक अपने पास से वह एक दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब हवलदार साहब सब कुछ समझ जाते हैं। उनके दिमाग में एक कैप्टन चश्मे वाले की छाया अंकित होती है और वह सोचते हैं कि एक कोई इस कस्बे में कैप्टन चश्मे वाला है जिसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि उसे आहत करती है, उसे दुख देती है। इसलिए वह अपनी दुकान में से कोई ना कोई चश्मा लाकर नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? कठिन शब्दों के अर्थ। अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। फिट करना का अर्थ होता है लगा देना। कौतुक भरा का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। नतमस्तक का अर्थ होता है सिर झुकाकर नीचे झुकना। इस गद्यांश में लेखक स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि हालदार साहब को कुछ बड़ा विचित्र लगा। वह अपने मन ही मन में यह सोचते हैं कि इस मूर्ति पर चश्मा आखिर क्यों नहीं लगाया गया, मूर्तिकार चश्मा लगाना क्यों भूल गया, या तो बारीकी के चक्कर में चश्मा लगाना भूल गया, या संगमरमर का चश्मा बन नहीं पा रहा था। वह अपने मन मस्तिष्क में ही यह सब विचार लाते हैं, लेकिन हालदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था कि अगर मूर्ति इतनी सुंदर बनी है तो इस पर चश्मा क्यों नहीं है। इसी ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका करके वह उस कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, लेकिन फिर पूछते हैं कि आखिर कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, अर्थात किसी न किसी रूप में वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ है। लेखक को ऐसा लगता है, तभी तो उसे नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। आखिर क्या कारण है कि वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा ला करके लगा देता है। उसका कुछ ना कुछ तो संबंध नेताजी से होगा। इसी कौतूहलवश वह पान वाले से पूछते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े उसने अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुकर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। कठिन शब्दों के अर्थ। अवाक का अर्थ होता है अचंभित हो जाना। संदूकची का अर्थ होता है बक्सा। वास्तविक का अर्थ होता है असली। आगे लेखक स्वयं प्रकाश कहते हैं कि हालदार साहब पान वाले से जब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पूछते हैं तो पान वाला उनका मजाक उड़ाता है और कहता, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। इस तरह
पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। हालदार साहब को मन ही मन बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में कैप्टन चश्मे वाले का जो रूप अंकित रहता है वह ठीक उसके उलट उसे पाते हैं। क्योंकि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी बॉक्स और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर एक गली से निकलता है। उसकी कोई दुकान भी नहीं रहती है, वह फेरी लगाता है। इन सब के बावजूद वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगाना नहीं भूलता है। तो जब पानमाला उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, पागल और लंगड़ा बताता है, तो यह बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि कुछ भी हो, वह कैप्टन चश्मे वाला बहुत बड़ा देशभक्त होता है। किसी न किसी माध्यम से वह अपनी देशभक्ति का परिचय देता है और एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को पसंद नहीं आता है। वह कुछ और पूछना चाहते थे कि इसका वास्तविक नाम क्या है, क्या इसका नाम ही कैप्टन है या कुछ और नाम है। वह जानना चाहते थे, लेकिन पान वाला बताने के मूड में नहीं था और ड्राइवर को भी देर हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कठिन शब्दों के अर्थ। प्रफुल्लता का अर्थ होता है खुशी। कौम का अर्थ होता है जाति, धर्म। होम का अर्थ होता है सब कुछ त्याग कर देना, सब कुछ बलिदान कर देना। आगे लेखक स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी प्रकार से उस कस्बे से गुजरते रहते हैं, लेकिन नेताजी की आंखों पर, नेताजी की मूर्ति पर हर बार नया नया चश्मा वो देखते हैं। कभी गोल, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा। हर बार चश्मे का आकार और आकृति अलग रहती थी, लेकिन चश्मा जरूर रहता था नेताजी की मूर्ति पर। और यह बात हालदार साहब को एक नया सुकून, एक नई खुशी देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया
और धीरे से पान वाले से पूछा। वह खुद आश्चर्यचकित थे कि आखिर क्या बात है कि हर बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा रहता है, लेकिन अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। वह पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला बहुत उदास होता है। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से अपनी आँखों को पोंछते हुए बोला, अर्थात उसकी आँखों से आंसू निकल आए और वह बताता है कि साहब, कैप्टन मर गया। इसके आगे हालदार साहब कुछ भी नहीं पूछ पाए। वह कुछ पल खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर के बैठ गए और रवाना हो गए। लेकिन अपने मन में बार बार वह यही सोचते रहे कि आखिर उस कौम का, उस धर्म का क्या होगा कि जो अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों पर भी हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है। अपने देश की खातिर अपना घर परिवार, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ त्याग देने वालों का मजाक उड़ाती है। उस देश के लोगों का क्या होगा, उस देशवासियों का क्या होगा। ऐसा सोचते हुए फिर वह दुखी हो जाते हैं और 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं। लेकिन कस्बे में गुजरने से पहले ही उनके मन में यह ख्याल आता है कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कठिन शब्दों के अर्थ। कौम का अर्थ होता है जाति, होम का अर्थ होता है बलिदान, प्रतिष्ठापित का अर्थ होता है स्थापित, सरकंडा का अर्थ होता है सरपत जाति का एक पौधा, अर्थात घास की एक प्रजाति। इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जब हालदार साहब 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं तो अपने मन में वह यह विचार करते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर तो चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्तिकार बनाना भूल गया है और कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, तो कौन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। ड्राइवर से कहते हैं कि आज पान के लिए रुकना मत, आगे जा कर के पान खा लेंगे। लेकिन आदतवश अपने आदतवश वह जैसे उस कस्बे से गुजरते हैं, उस मूर्ति के पास से गुजरते हैं, तो देखते ही अवाक रह जाते हैं। क्यों? ड्राइवर को वो कहते हैं जीप रोको, लेकिन चूंकि जीप बहुत स्पीड में रहती है, ड्राइवर ब्रेक मारते मारते आगे जा कर के जीप रोकता है। जीप के रुकने से पहले ही वह उस जीप में से कूदकर बाहर आ जाते हैं और नेताजी की मूर्ति के सामने आकर अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। अटेंशन का अर्थ होता है सावधान की मुद्रा में। जिस प्रकार हम राष्ट्रगान गाते समय अटेंशन की मुद्रा में रहते हैं, सावधान की मुद्रा में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हालदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के समक्ष जाकर के खड़े हो जाते हैं और वह देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का अर्थात सरपत जाति का एक पौधा होता है, उससे एक सरकंडे का चश्मा बनाकर कोई नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ रहता है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी सरपत जाति का एक पौधा होता है, उसको एक चश्मे का आकार दे करके नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। हालदार साहब इस चीज़ को देखकर एकदम भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी आंखें क्यों भर आती हैं? एक छोटे से बच्चे के देशभक्ति की भावना से
उनकी आंखें भर आती हैं। जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है और नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं होता है, तो उसी कस्बे का एक छोटा सा बच्चा सरकंडे से बना एक चश्मा, सरपत जाति एक पौधा होता है, उससे बना हुआ एक छोटा सा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस कस्बे के उस बालक के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पाठ का उद्देश्य। नेताजी का चश्मा नामक पाठ का यही उद्देश्य है कि देशभक्ति की भावना, देशभक्ति सिर्फ यह नहीं होती है कि हम सरहद पर जाकर, सीमा पर जाकर के लड़ें या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। हमारा देश अब स्वतंत्र है, हम सब अब आज़ाद हैं। अपने देश के संविधान का, अपने देश के नियम कानूनों का पालन करते हुए भी हम देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं। हम एक अच्छे और सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का ही नाम देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अर्थात हम अपने देश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं, अपने देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है और जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते रहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यह देशभक्ति की भावना, यह सहयोग की भावना सिर्फ बड़े में ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक बच्चे के अंदर भी है। हमारे देश का हर एक बच्चा भी इसमें शामिल है, उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है।